आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु प्रकरण। इस धातु प्रकरण में से हर साल बिहार बोर्ड का जो संस्कृत का एग्जाम होता है उस एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और इस 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आज हम लोग इस धातु प्रकरण का प्रयोग करके कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे इससे वाक्य बनता है और किस प्रकार से इसका उपयोग हम लोग करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस सारे चीज पर चर्चा करेंगे लोग। यह धातु प्रकरण जो है इसका प्रयोग अनुवाद बनाने में किया जाता है। अनुवाद बनाया जाता है, जब तक यह सीखा नहीं जाएगा तब तक हम लोगों से कभी भी अनुवाद बन ही नहीं सकता है। यह है धातु प्रकरण। इसका जब हम लोग परिभाषा देते हैं तो इसको परिभाषा देते समय में हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि इसी धातु को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इसी धातु को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब और हिंदी में क्रिया। अर्थात भाषा बदल रहा है तो भाषा के साथ साथ इस चीज का नाम भी बदल जा रहा है। इसी को संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे जैसे भाषा बदल रहा है वैसे वैसे इसका नाम भी बदलते जा रहा है। अब देखिए इसका परिभाषा बता रहे हैं आप सभी को। इसका परिभाषा होता है भू आदि क्रिया को धातु कहते हैं। भू आदि क्रिया को धातु कहते हैं। भू आदि क्रिया को धातु कहते हैं। जिनको भी लिखना अगर हो तो वे यहाँ से बोर्ड पर से देख करके लिख सकते हैं। अगर ना लिखना हो तो वे सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। लेकिन इससे आसान आप लोग को फिर इसका परिभाषा दोबारा मिलने नहीं जा रहा है। समझने के लिए एक लाइन में समझिए, यहाँ पे जो भू लिखे हुए हैं, भू के जगह पर हम लोग चाहें तो गम लिख सकते हैं, हस लिख सकते हैं, वध लिख सकते हैं, पठ लिख सकते हैं, घरा लिख सकते हैं और इतना लिख सकते हैं। आदि क्रिया को धातु कहते हैं। यहाँ पे धातुओं की संख्या जो है, धातुओं की संख्या जो है 2000 से भी अधिक होती है। इससे प्लस 2000 से भी अधिक हम लोग उन 2000 धातुओं में से किसी एक का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और एक का नाम लिख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि आदि क्रिया को धातु कहते हैं। यह आपका परिभाषा है धातु का। आप चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं चाहे तो मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना बाद में नोट्स बनाते रहिएगा। और इससे आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को हम ये बताएंगे कि धातु के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक होते हैं प्रश्मयपदी, परस्मैपदी, और एक आत्मैपदी, और एक उभयपदी। ये 3 प्रकार के धातु होते हैं। धातुओं की संख्या 2000 और धातु के प्रकार 3 प्रकार के। इसका परिभाषा इसी में छिपा हुआ है और इसी में से निकाल के हम परिभाषा आप सभी को बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे है पर का मतलब होता है पराया, अर्थात पराये के लिए यानी दूसरे के लिए जब किसी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, किसी वाक्य का प्रयोग किया जाएगा तो वह कहलाएगा प्रश्मयपदी। और यहाँ पे है आत्म। हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग की आत्मा जो है आप लोग के अंदर रहती है, यानी आत्म का मतलब स्वयं। आत्म का मतलब होता है स्वयं, यानी वैसा कोई कार्य जो खुद के लिए हो उसे हम लोग कहते हैं आत्मयपदी। और यहाँ पे जो उभय लिखा हुआ है, उभय का मतलब होता है दोनों। वैसी कोई क्रिया जो प्राय और स्वयं अर्थात प्रश्मयपदी आत्मयपदी दोनों के लिए हो उसे हम लोग कहते हैं उभयपदी। यह 3 प्रकार के जो धातु है, इन 3 प्रकार के धातुओं को अच्छे से जान लेने के बाद हम लोग आसानी से जो है अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। आप अच्छे से देखते रहिए, सुनते रहिए और इसको नोट्स में अच्छे से बनाते रहिए। धातु में से 4 नंबर का पूछता है हर साल एग्जाम में। याद रखिए कितना नंबर? 4 नंबर। अब जो लिखना चाहे वे लिख सकते हैं, अर्थात हम तो मिटाएंगे। और इसको मिटाने के बाद अब हम आप लोगों को बताएंगे कि लकार क्या होता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछता है प्रश्मयपदी से।
सबसे ज्यादा पूछता है प्रश्नपदी से, और उसके बाद आत्मनेपदी से बहुत कम रहता है, इससे कम रहता है आप लोगों का उभयपदी से, लेकिन सबसे ज्यादा रहता है तो प्रश्नपदी से। जैसे में यहाँ पे मान लीजिए वह पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है, इसका हो जाएगा वह संस्कृत पढ़ता है। इसमें हो जाएगा कि वह अपने, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ अपने लिए, और इसमें हो जाएगा वे तो मतलब जो सबके लिए, जैसे खेलना हो गया, खेल सबके लिए होता है। तो धातु जो होते हैं ना बदलते रहते हैं। इन सारे धातुओं को 10 गण में बांटा गया है, 10 गण, 10 गण। और गण का मतलब होता है आप लोगों का समूह, समूह। 10 गण का मतलब होता है समूह, और ये 10 गण को 10 गण में बांटा गया प्रत्येक मतलब धातु को। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि धातु को कितने गण में बांटा गया है, तो 10 गण। धातु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। धातु की संख्या कितनी होती है, तो 2000 से भी अधिक है। और कोई भी क्रिया बिना धातु का नहीं बन सकता है। जब क्रिया रहेगा, जब धातु रहेगा तभी क्रिया रहेगी, धातु नहीं रहेगी क्रिया भी नहीं रहेगी। अब आप लोग लिख लिए होंगे, इसलिए इसको बताते हैं हम। अब आप लोग को हम बताते हैं लकार, ध्यान से सुनिएगा, इसी का टॉपिक है, इसी में का और इसके आगे का है। ध्यान से सुनते रहिएगा, तब हम आप लोग को इससे क्वेश्चन वगैरह भी कराएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग को लकार। इसी लकार को हिंदी में कहा जाता है काल, और इंग्लिश में कहा जाता है टेंस। क्या कहता है, टेंस, और हिंदी में काल। अब देखिए ध्यान से, इसका परिभाषा हम आप लोग को बताते हैं कि लकार जो होते हैं धातु के संक्षिप्त रूप को, धातु के संक्षिप्त रूप को लकार कहते हैं, लकार कहते हैं। धातु के संक्षिप्त रूप को लकार कहते हैं। लकार की संख्या जो होती है 10 होती है, 10। और एग्जाम में या आप लोग के 10th क्लास तक मात्र 5 ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है जी, 5 ही पढ़ना है, याद रखिएगा। धातु का परिभाषा, लकार का परिभाषा, धातु के संक्षिप्त रूप को लकार कहते हैं, और होता है लकार 10, लेकिन 10th क्लास तक आप लोग को पढ़ना है मात्र 5। तो 5 ही लकार पढ़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो फिर 10 कैसे पढ़ा देंगे हम। जितना खाना है, जितना चादर है उतना ही पैर पसारिए, और जितना जरूरत है उतना ही जानिए, तो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर द बेस्ट रहेगा। अब सुनिए, 5 लकार का नाम लिखते हैं। एक होता है लट लकार, लट लकार, और उसके बाद हो जाएगा आपका लेट लकार, लेट लकार, और इसका हो जाएगा उसके बाद आप लोग का लंग लकार, लंग लकार, और उसके बाद हो जाता है आप लोगों का लोट लकार, लोट लकार, और इसके बाद हो जाता है आप लोगों का विधिलिंग, विधिलिंग लकार। और यहाँ पे लट लकार का हिंदी हो जाता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, और लिट लकार का हिंदी हो जाता है भविष्यत, भविष्यत काल, और लंग लकार का हिंदी हो जाता है भूतकाल, भूतकाल, और लोट लकार का हिंदी हो जाता है अनुज्ञा, अनुज्ञा काल, और विधिलिंग का हो जाता है चाहिए के अर्थ में, अर्थ में। एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे आप लोग परिचित ना हो। वर्तमान काल किसे कहते हैं सब किसी को पता होगा, आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि वर्तमान काल का मतलब जो कोई घटना हो वर्तमान में घटित हो तुरंत का वह होता है। भविष्य जो आने वाला हो, भूत जो बीत चुका हो, अनुज्ञा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आदेश लेने और आदेश देने में, और चाहिए जिसमें किसी चीज की इच्छा होती है। ये 5 लकार जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों से
कभी भी अनुवाद नहीं छूटेगा, इतना अपने माइंड में रख लीजिएगा आप लोग। और ये 5 लकार बनाने से 4 नंबर आप लोग का तैयार। तो उसके बावजूद आप लोगों का जो अनुवाद बनाने में इसका मदद होगा वह तो अलग ही होगा। पढ़िएगा, अच्छे से जानिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। इसको जानते रहिए, पढ़ते रहिए और तुरंत इसको उतार लीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, जिसको उतारना है उतार ले, अन्यथा हम इसको मिटाएंगे और फिर आगे की ओर हम बढ़ जाएंगे। एक एक लकार करके अभी हम आप लोग को पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे, और तब इससे 10-5 क्वेश्चन भी आप लोगों से हम कराएंगे। याद रखिएगा, ये लकार है, इसके बिना हम लोग का संस्कृत व्याकरण का पढ़ाई जो है अधूरा रह जाता है। इसीलिए इसको उतार लीजिए। 2 मिनट तेजी कीजिए, टाइम बहुत कम है, काम जरूर ज्यादा है। उतारते रहिए, और आप लोग अगर तेजी नहीं कीजिएगा तो फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए हम धातु अभी हम लोग पढ़े हैं लोग, और धातु के पढ़ने के बाद यह वीडियो का पार्ट 1 है। और लकार आप लोग को जो 5 को होता है बता देते हैं, बता दिए हैं। और एक एक लकार करके हम लोग इसके भाग 2 में यानी वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे लोग। और इसको देखने के बाद आप लोग इसका दूसरा भाग वीडियो पार्ट 2 देखिएगा, और अच्छे से आपको लकार तो समझ में आ जाएगा। आपसे एक भी अनुवाद नहीं छूटेगा, इतना आप लोग को हम दिलासा दिलाते हैं। अब जय हिंद, जय भारत। अब दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही आप लोग के सामने हम दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं।